Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the page Healing Hours. Kindly like and share our page on Facebook and do subscribe our channel on YouTube. सबसे पहली चीज़ जिस पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस जिसे हम अपनी ज़ुबान में नक्सीर या नाक से खून का बहना भी कहते हैं। एपिस्टेक्सिस बेसिकली हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज़। जैसे कि हमें पता है कि एपिस्टेक्सिस या नक्सीर बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब में कॉमन है और अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो आज इसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे, इसकी काजेज़, इसके ट्रीटमेंट और टाइप्स वगैरह सब कुछ इस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि काजेज़ क्या होती हैं एपिस्टेक्सिस की। एपिस्टेक्सिस की 3 काजेज़ होती हैं, एक है लोकल, दूसरी जनरल और तीसरी है इडियोपैथिक। लोकल में आ जाएगी जो नाक की प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब डिजीज़ रिलेटेड टू द नोज़। जनरल में आ जाएंगी जिसमें हमारी पूरी बॉडी की डिजीज़ आ जाएंगी। और इडियोपैथिक उन चीज़ों को कहा जाता है जिनकी कोई काज नहीं होती या जिनका पता नहीं चलता कि क्या वजूहात हैं। लोकल काजेज़ में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ट्रॉमा। जैसे कि आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी ट्रॉमा हो नोज़ पे तो ब्लीडिंग होती है नोज़ से। उसके अलावा फिंगर नेल ट्रॉमा जो सबसे कॉमन होता है, जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ है कि बच्चे या बड़े कोई भी अपना नाक में नाखून लग जाए तो उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात आ जाती है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस में इन्फेक्शंस हो जाएंगी नाक के रिलेटेड, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस हो गई, डिफ्थेरिया हो गया, नेज़ल डिफ्थेरिया हो गया। इसी तरह और भी बीमारियां इसमें आ जाएंगी। फॉरेन बॉडीज़, आपको पता है जैसे कि बच्चे अक्सर नाक में कुछ डाल देते हैं, उसके बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ये आ जाएगा फॉरेन बॉडीज़ में। इसके अलावा नियोप्लाज्म्स आ जाएंगे। नियोप्लाज्म मतलब कैंसर्स, नाक के कैंसर कुछ बिनाइन होते हैं, कुछ मैलिग्नेंट होते हैं, जैसे कि मेंजियोमा और सरकोमा वगैरह। एटमॉस्फेरिक चेंजेस में इसलिए इस लोकल में आएगा क्योंकि जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं या जहाँ पे नमी कम होती है हवा में, उसकी वजह से नाक ज़्यादा खुश्क रहता है और वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नाक से ब्लीडिंग हो। इसके अलावा डीएनएस का मतलब होता है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। वो लोग, ये अक्सर लोगों में कॉमन है, वो लोग जिनका नाक टेढ़ा होता है या अंदर उनकी दरमियान वाली जो सेप्टम होता है वो अगर टेढ़ा हो तो उन लोगों में ज़्यादा ये कॉमन हो सकता है। जनरल काजेज़ में इसमें आ जाएगा ब्लड प्रेशर, उसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर्स, जैसे कुछ बच्चों को होता है हीमोफीलिया की बीमारी होती है। उसके अलावा लीवर डिजीज़, सिरोसिस की एंड स्टेज पे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उन बंदों को ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। उसके अलावा किडनी डिजीज़ एंड क्रॉनिक ड्रग यूज़ जैसे एस्प्रिन वगैरह, इसका लॉन्ग टर्म यूज़ से भी नाक से ब्लीडिंग आ सकती है। उसके अलावा थर्ड काज हम पहले बता चुके हैं, इडियोपैथिक, जिसकी कोई नोन काज ना हो। साइड्स ऑफ एपिस्टेक्सिस में सबसे कॉमन लिटल्स एरिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई है और जब भी कोई फिंगर नेल ट्रॉमा होगा तो सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस लिटल एरिया से हैं। 90% केसेस में लिटल्स एरिया से ब्लीडिंग होती है और बाकी 10% केसेस में बाकी नाक में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम अगर एपिस्टेक्सिस को क्लासिफाई करें तो 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक है एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर हम उस एपिस्टेक्सिस को कहेंगे जिसमें ब्लीडिंग नाक से बाहर आए, और पोस्टीरियर हम उस एपिस्टेक्सिस को कहेंगे जिसमें ब्लीडिंग अंदर गले वाली साइड पे गिरे। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस जो है वो ज़्यादा कॉमन है और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस लेस कॉमन है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस बच्चों और यंग एज में होती है, जबकि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस बूढ़ों में होती है। इंटीरियर एपिस्टेक्सिस मोस्ट कॉमनली ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, जैसे नाक पे कुछ लग जाए या नेल ट्रॉमा की वजह से, जबकि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंशन या किसी और बीमारी की वजह से हो सकती है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस जो है वो यूजुअली माइल्ड होती है, मतलब
उसमें वो थोड़ी देर ब्लीड होगा और फिर ठीक हो जाएगा, और उसमें ऐसी कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं होती। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस जो है वो अक्सर सीवियर होती है और उसमें इमरजेंसी कंडीशन और पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। अब हम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें मोड ऑफ ऑनसेट पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कितनी ज़्यादा हो चुकी है, किस जगह से हो रही है, और अगर कोई पहले नॉन काज है जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह, तो इसका हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बीमारी है तो उसकी वजह से हो सकती है ब्लीडिंग। मोड ऑफ ऑनसेट पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कितनी ज़्यादा हो चुकी है, किस जगह से हो रही है, और अगर कोई पहले नॉन काज है जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह। अब हम अगर फर्स्ट एड या ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा, क्योंकि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ मोस्ट कॉमनली माइल्ड होती है, उसकी कोई वजह नहीं होती। अगर कोई टेंडेंसी ना हो किसी बीमारी की वजह से तो वो घर पे ही ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एड दी जा सकती है वो ये है कि आप नाक को अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के दरमियान में ज़ोर से दबा लें, क्योंकि प्रेशर से जो होगा कि वो आर्टरी बंद हो जाएगी जो ब्लीड कर रही है। इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग रुक जाएगी। दूसरा इसमें आ जाएगा कोल्ड कंप्रेशन। पेशेंट को हम सीधा बिठाएंगे और उसे कहेंगे थोड़ा सा लीन फारवर्ड हो, आगे की तरफ झुके, ताकि जो भी नाक से खून हो वो बाहर आ जाए, या फिर उस पर हम नाक के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि वो कंप्रेशन हो और ब्लीडिंग जो रुक जाए। अगर ये ब्लीडिंग इन तरीके से नहीं रुकती, पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए हॉस्पिटल में जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीके से ब्लीडिंग को रोका जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा कार्टराइजेशन। कार्टराइजेशन में ये होता है कि जो आर्टरी ब्लीड कर रही हो या जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो उस जगह को जलाया जाए, मतलब या केमिकल से जला देते हैं या इलेक्ट्रिकल बर्न करते हैं उस जगह को, तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है। उसके अलावा एंटीरियर नेज़ल पैकिंग, पोस्टीरियर ब्लीडिंग है तो पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग कर दी जाए। और रीअश्योरेंस ऑफ द पेशेंट बहुत ज़रूरी है कि इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती। मोस्टली 90% केसेस में ये किसी भी वजह से हो सकती है और माइल्ड होती है और घर पे ही ठीक हो सकती है। शुक्रिया।